ये बताया गया कि जो की है, नाउ इट इज of three types. So what is key? That is, key is an aid for identification of organism based on similarities and differences in characters. हम इससे ये पता करेंगे कि क्या सिमिलर है, कौन किसके सिमिलर है, किससे डिफरेंस है, तो वो हमको हिंट देगा, एक फ्लो चार्ट बना के देगा और उसके बेसिस पर हम ये पता कर लेंगे कि ये ऑर्गेनिज्म कौन सा है. कीज आर ऑफ थ्री टाइप्स: डाइकोटोमस, पिक्टोरियल एंड पॉलीक्लेव. डाइकोटोमस की, इट इज़ बेस्ड ऑन लॉजिक. सो ये लॉजिक पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन लॉजिक, एंड गिव्स टू अल्टरनेटिव इन विच ओनली वन इज करेक्ट. सो ए पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर देता है. सो गिव्स अ कपलेट, that is pair of contrasting character. In which only one alternative is correct, तो वो कपलेट देगा. व्हाट डज इट मीन बाई कपलेट? पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर्स को कपलेट कहते हैं. नाउ इट, अब यहाँ पर डाइकोटोमस की है, सो इट गिव्स अस ए लीड. जो ये हमें कपलेट देगा, सो इट गिव्स अस लीड. व्हाट डज इट मीन बाई लीड? हेल्प अस टू डिटरमाइन और आइडेंटिफाई द लाइफ फॉर्म. लीड का मतलब helps us, the final statement which helps us to identify the organism. Help us, final statement which helps us to identify organism. अभी मैं डाइकोटोमस की के बारे में बताऊंगा. उसको कहते हैं डाइकोटोमस की, यानी डाई और एक्टोमस, टू पार्ट्स में कट कर देना, तो उसको कहते हैं डाई एक्टोमस. कि किसी के पंख हैं या नहीं है, तो बहुत सारे ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैं, तो मैं अलग अलग कर दूंगा, ये पंख वाले इधर आ जाओ, बिना पंख वाले उधर चले जाओ. और उसके बाद फिर और दूसरी चीज़ पूछी जाएगी, क्या उनमें लिम्स हैं कि नहीं है, तो लिम्स वाले इधर चले जाओ, बिना लिम्स वाले उधर चले, ऐसे करके किया जाता है. पिक्टोरियल का मतलब इन जूलॉजिकल पार्क इट इज़ यूज्ड, तो वो ये विजिटर्स के लिए है. जूलॉजिकल पार्क में, वहाँ पर आपको अगर लॉयन है तो लॉयन का पिक्चर बना के दिखाया जाएगा. वहाँ कोई साइंटिफिक नेम नहीं चलेगा, बगल में पिक्चर और बगल में उसका नाम, और साइंटिफिक नेम भी देना हो तो दे दो. तो ये पिक्टोरियल आइडेंटिफिकेशन है. पिक्चर से देख के आप पता कर लो, पिक्चर देखो और देखो, हाँ देखो ये वही चिड़िया है जो यहाँ बनी है, और उससे आप जान सकते हो. तो पिक्टोरियल एक नॉन साइंटिफिक मेथड है, ये एक साइंटिफिक मेथड नहीं है. सो इट इज़ ए नॉन साइंटिफिक मेथड जिससे हम पता कर सकते हैं. ठीक है, तो तीन हमने आपको तरीके बताए. कौन कौन से? दैट इज, फर्स्ट इज डाइकोटोमस जो कि साइंटिफिक है. सेकंड इज पिक्टोरियल. सो दैट इज नेम अलॉन्ग विथ पिक्चर इज गिवन. नेम अलॉन्ग विथ पिक्चर इज गिवन. तो ऐसा होता है, ये नॉन साइंटिफिक है. जबकि ये साइंटिफिक है, इसको साइंटिफिक माना जाता है. दिस इज साइंटिफिक, और वो नॉन साइंटिफिक है. पॉलीक्लेव, अगर आपको कोई बर्ड मिल जाए तो बर्ड का फोटो खींच के, गूगल में एक कैमरा होता है, सर्च कैमरा, उसको डालते ही वो सारी चीज़ बता देगा, उसको कहते हैं पॉलीक्लेव. सो पिक्चर कैन बी लोडेड ऑन इंटरनेट to get all the information about it. So picture can be loaded on internet to get all knowledge about it. ये भी चूंकि ये प्री लोडेड है तो नॉन साइंटिफिक है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं. इसमें कोई एक लेमैन अनाड़ी आदमी पता कर सकता है. नॉन
साइंटिफिक है। अगर आप किसी चिप्स का पैकेट मिल जाए उसे लोड कर दो, नाम उसमें नहीं है तो वो बता देगा ये वाला पैकेट है, ऐसे है, पूरा बता देगा। नॉन साइंटिफिक। तो अब हम डाइकोटोमस की के बारे में फिर से देखते हैं। सो लेट अस लर्न अबाउट डाइकोटोमस की नाउ। तो डाइकोटोमस की के बारे में जैसे हम देख रहे हैं कि मान लीजिए ये कहा गया कि हैज़ येलो फैदर, अगर उसके येलो फैदर हैं तो एक हमने 4 बर्ड्स हैं तो उनमें हमने एक बनाया, खुद बना सकते हो येलो फैदर्स। तो यस नो, यस है और नो। अगर यस है तो वीवर है, और नो है तो फिर पूछेंगे कि क्या उसमें रेड बीक है। सो अगर रेड बीक है तो रेड बीक में पूछा जाएगा हाँ या नहीं, यस नो। यस है तो अब आगे आ जाइए, तो उसमें फिर से क्वेश्चन पूछा गया कि क्या इसमें कर्व्ड बीक है। तो बीक रेड है लेकिन क्या वो कर्व्ड है या नहीं। तो अगर यस नो, यस नो, नो का मतलब स्ट्रेट बीक, नो का मतलब क्या होता है, कर्व्ड नहीं है, स्ट्रेट है। तो अगर कर्व्ड बीक है तो ये हो गया हॉर्न बिल, और अगर स्ट्रेट बीक है तो किंगफिशर। और मान लीजिए उसमें रेड बीक नहीं है, देन इट लीड्स अस टू बेबलर। तो ये कंट्रास्टिंग करेक्टर है, इनको कपलेट कहेंगे। फिर जिसने जिसने हमें पहुंचा दिया ये लीड है, तो ये लीड हो गई, ये लीड हो गई, ये हॉर्नबिल है, ये लीड हो गई, ये लीड हो गई। तो जो डाइकोटोमस की है इसको हम कैसे समझ सकते हैं, मान लीजिए इसको दूसरी तरीके से भी समझ सकते हैं। फिर से देखें तो 2 पार्ट्स में तोड़ देना, एक्टोमस का मतलब तोड़ना, और 2 पार्ट्स में, तो उसको डाइकोटोमस कहेंगे। नाउ अब देखिए कि पहला हैज़ येलो फैदर, हैज़ येलो फैदर, तो और नो येलो फैदर, फैदर तो लेफ्ट से इक्वल मार्जिन में लिखा जाता है। जो कपलेट होते हैं दोज कपलेट्स आर रिटन इन इक्वल मार्जिन, तो लेफ्ट से इक्वल मार्जिन पे लिखा गया। तो अगर येलो फैदर है तो अब ये जो कपलेट है इसमें से एक चीज बन गई लीड, उसका नाम वीवर हो गया। और अगर नहीं है तो कह दिया जाएगा गो टू 2, तो हम 2 पे चले गए। 2 पे बीक इज रेड, बीक इज रेड। अगर बीक रेड है तो वो बोल देगा रेड है तो गो टू 3, तब 3 पे चले जाओ। और बीक अगर ग्रे है या नॉट रेड तो फिर ये लीड बन गई, कहेगा ग्रे है तो वो बैबलर है। फिर अब गो टू 3, बीक रेड पाई गई तो 3 पे गए। अब वो पूछ रहा है हैज ए स्ट्रेट बीक, सो हैज अ स्ट्रेट बीक, और हैज ए कर्व्ड बीक, हैज ए कर्व्ड बीक। तो स्ट्रेट बीक था तो कह दिया कि किंगफिशर है, और कर्व्ड बीक है तो कह देंगे कि हॉर्नबिल है। तो जैसे कि हमें ये सब चीज़ दिखा दी जाए और पूछी जाए कि ये क्या क्या है, देन वी कैन आइडेंटिफाई इट। जैसे यहाँ दिखाया गया है व्हाट इज बर्ड, तो इसकी कर्व्ड बीक है तो ये क्या हो गया, हॉर्नबिल हो गया। ऐसे और देखो जैसे यहाँ पर किसी की स्ट्रेट बीक है, दूसरे वाले में रेड है तो किंगफिशर। ऐसे येलो है तो येलो फैदर में वीवर हो गया। और लास्ट में देखो ग्रे बीक है तो ग्रे बीक में क्या हो गया, इट हैज़ ग्रे बीक, दैट इज बैबलर। तो ये बैबलर हो गया कि नहीं लास्ट में।
So in this way we can find it out. Further, जो हमारी डाइकोटोमस की है ये कपलेट को देती है, इसमें कपलेट में होते हैं जो कि कंट्रास्टिंग करेक्टर्स होते हैं और जिससे हमें पता चलता जाए नाम वो लीड होता है। डाइकोटोमस की 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, 2 तरीके की होती है। सो नाउ फर्दर हमने बताया टाइप कौन कौन से हैं। दीज टाइप्स आर 3। पहला बताया डाइकोटोमस। वैसे तो इसमें पॉलीटोमस भी होता है, जैसे मैंने 2 कंट्रास्टिंग करेक्टर दिए तो पूछ लेगा रेड है येलो है कि वो है। पॉलीटोमस की भी चलती है, उसको नेट पे देखा जा सकता है। सो पॉलीटोमस। और तीसरा बताया पिक्टोरियल। और चौथा बताया दैट इज पॉलीक्लेव। सो वो इंटरनेट पे बेस है। ये दोनों साइंटिफिक मेथड हैं, ये दोनों नॉन साइंटिफिक मेथड हैं। तो इसमें मैनी अल्टरनेटिव्स आर गिवन इन प्लेस ऑफ 2। मैनी अल्टर, जैसे आप एनिमेलिया का डिवीजन करोगे तो 11 आपको फाइलम बनाने पड़ेंगे, तो इस तरीके से इसमें मैनी अल्टरनेटिव्स आर गिवन। ये दोनों ही साइंटिफिक हैं एंड ये नॉन साइंटिफिक हैं। सो बोथ are scientific, both are non-scientific। अच्छा, इसमें भी पॉलीटोमस से ज़्यादा फेवरेट डाइकोटोमस है जिसके 2 पार्ट्स हैं। वो 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं जो कि आपके काम के हैं, बुक में हैं। दैट इज ब्रैकेटेड की, ब्रैकेटेड। और दूसरा है इंडेंटेड की, इंडेंटेड की जिसको यॉक्ड भी कहते हैं, यॉक्ड की। अच्छा ये बताओ अमांशी, जितना मैंने डाइकोटोमस बताया वो समझ में आ गया फ्लो चार्ट के तौर पर या फिर इस टेबल के तौर पर? समझ में आई बात आपको? अच्छा, अब हम देखेंगे कि अगर डाइकोटोमस में कौन से 2 तरीके, क्योंकि मैंने 2 तरीके से आपको बताया, तो कोई ना कोई इंडेंटेड होगा और कोई ना कोई ब्रैकेटेड की होगी। तो सबसे पहले हम ब्रैकेटेड की देखेंगे। ब्रैकेटेड की क्या होती है कि सबसे पहले पूछेगा इसमें लेफ्ट मार्जिन से कपलेट। जो ब्रैकेटेड की है दैट इज बोथ चॉइसेस आर गिवन साइड बाय साइड। बोथ चॉइसेस, जो भी चॉइस होगी, आर गिवन साइड बाय साइड एंड एट इक्वल स्पेसिंग फ्रॉम लेफ्ट मार्जिन, एंड एट इक्वल स्पेसिंग फ्रॉम लेफ्ट मार्जिन। जैसे कि अगर आपसे कह दिया जाए कि एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट, एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट और एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट, एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट, इसने आपको कोई लीड नहीं दी, ये कपलेट रहा। तो एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट भी हो सकते हैं, ये दोनों है। फिर इसके बाद 2 में अब ब्रैकेट आ गया और ये ब्रैकेट अब ये थोड़ा सा आगे बढ़ गया, यानी अब जो लीड जहाँ से आने लगेगी तो यहाँ से कपलेट आपने लिखा, कपलेट लिखा, लेकिन लीड वाले पॉइंट्स थोड़ा शिफ्ट हो जाएंगे। सो कैसे शिफ्ट हो जाएंगे? नाउ अब यहाँ देखिए कि एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट है, तो उसके बाद वो पूछेगा क्या विंग्स प्रेजेंट हैं। सो विंग्स प्रेजेंट, अगर एक्सटर्नल ईयर भी हैं और विंग्स हैं तो फिर बैट है, ये लीड हो गया। कपलेट में कोई ना कोई पॉइंट लीड हो जाता है जिससे आपको आइडेंटिफिकेशन हो जाए। अब इसी में विंग्स एब्सेंट हैं, तो विंग्स एब्सेंट हैं तो उसने कह दिया कि ठीक है, तो एक्सटर्नल ईयर अगर प्रेजेंट हैं तो कह रहा है गो टू 2,
और अगर एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट है तो क्या कह रहा है, गो टू 3। तो 2 पे चले गए, प्रेजेंट थे। चमगादड़ के कान होते हैं कि नहीं होते हैं, और पंख भी होते हैं, तो चमगादड़ हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। अब देखो मान लो विंग्स एब्सेंट हैं, तो कह रहा है एक्सटर्नल ईयर तो है लेकिन उसके पंख नहीं है। तो जितनी चीज़ें उसमें दी गई हैं, तो उसमें वो बोल रहा है कि फिर वो कैट है। वो उन्हीं में से जो चीज़ें दी हैं, मान लो 6-7 आपको जानवर दिए हैं, तो उसी में से, ये नहीं है कि एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट हैं तो वो कैट ही होगा, लेकिन उस आपने ये की बनाई है ना, तो उसी की को से आप दूसरे को आइडेंटिफाई करवाना चाहती हैं, यानी बच्चे को पढ़ाना चाहती हैं। आप ये समझो एक नर्सरी का बच्चा है, तो उससे आप पहचानवाना चाहती हैं फीचर के हिसाब से। तो आप कहेंगी अगर उसे एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट है, विंग नहीं है, तो उसे फिर कैट मानो, तो बता देगा बच्चा ये कैट है। इसका मतलब ये नहीं कि जिसके एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट होते हैं वो सब कैट ही होते हैं। समझ में आ गई बात? ये किसी को पहचान कराने के लिए बोला जाता है। अब देखो अगर एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट है तो उस बच्चे से बोलना कि अब 3 पे जाओ, तो वो 3 पे गया। चूंकि इसमें ब्रैकेट का इस्तेमाल किया जाता है, तो 1 और फिर ये 2, तो ये ब्रैकेट है इसलिए ब्रैकेटेड की है, तो यहाँ 2 का इस्तेमाल किया गया, तो ये भी एक लीड देगा। विंग्स प्रेजेंट हैं, तो ये हमने लिख दिया कि विंग्स प्रेजेंट, विंग एब्सेंट। अब एक्सटर्नल ईयर ना हो लेकिन विंग्स हो, ये भी बात हो सकती है, तो विंग्स प्रेजेंट ऐसे भी होते हैं, और विंग्स एब्सेंट भी हो सकते हैं। तो क्या होगा, अगर विंग्स प्रेजेंट है और कान नहीं है तो कबूतर है, पीजन। और विंग्स एब्सेंट है तो कह दो गो टू 4, फिर 4 पे जाओ। ठीक, अब 4 पे गए। इसके बाद देखिए, नाउ दैट इज, कुछ स्क्रीन काली दिख रही है क्या आप में, कि क्लियर है? हाँ, अच्छा। तो अब ये देखो, फिर इसके बाद 3 के बाद 4 पे चले गए, तो 4 में अब वो पूछेगा फिर एक ब्रैकेट। भाई एक्सटर्नल ईयर इसमें क्या थे, एक्सटर्नल ईयर थे एब्सेंट, तो मैं 3 पे गया। 3 पे विंग्स भी एब्सेंट मिले, तो कह रहा 4 पे जाओ। न ईयर हैं न विंग्स हैं, कह रहा 4 पे जाओ। फिर अब नया क्वेश्चन पूछेगा 4 पे, लिम्स हैं क्या, सो लिम्स प्रेजेंट। अगर कह रहा है न विंग्स हैं न एक्सटर्नल ईयर है, अगर लिम्स हैं तो चलो फ्रॉग है। और अगर लिम्स एब्सेंट हैं, ये कपलेट फिर है, हर एक में कपलेट देता है और कपलेट साइड बाय साइड लिखे रहते हैं। तो कहता है अगर विंग्स एब्सेंट है तो गो टू 5, तब फिर 5 में जाइए। फिर मैं 5 में चला गया। 5 में जाने के बाद एक और ब्रैकेट आ गया, इसीलिए तो ये ब्रैकेटेड की है। तो दैट इज गिल्स प्रेजेंट है, कह रहा है कि अगर मान लीजिए लिम्स भी नहीं है, उसके हाथ पैर नहीं है, तो क्या गिल्स हैं? सो गिल्स प्रेजेंट, अगर गिल प्रेजेंट्स हैं तो फिश है, और अगर गिल्स भी नहीं है तो स्नेक है। ना तो लिम्स हैं ना एक्सटर्नल ईयर हैं, इसके अलावा फिर हम और आगे आए, ना गिल्स हैं, तो फिर मैं किस पे चला गया, स्नेक पे। सो इसके क्या फीचर्स आपने देखे कि कपलेट्स आर गिवन इन पेयर। कपलेट्स किस में दिए हमने लिख दिया है ऊपर, साइड बाय साइड, बोथ कपलेट्स आर गिवन बाय साइड एट इक्वल स्पेसिंग। क्या ये लेफ्ट से सर इक्वल स्पेसिंग पर हैं? देखो इक्वल स्पेसिंग पर है, ये स्पेस इक्वल है कि नहीं, तो इट इज एट इक्वल स्पेसिंग, तो दीज आर गिवन एट इक्वल स्पेसिंग। फिर फर्दर विच गिव्स लीड आर डिस्प्लेस्ड बाई 1 मोर स्पेस, अब ये है, एंड केप्ट इन ब्रैकेट। जो लीड्स देते हैं उनको ब्रैकेट में रखा जाता है, और 1 स्टेप और रखा जाएगा उधर, लेकिन फिर भी कपलेट्स हैं तो इक्वल स्पेसिंग पे होंगे। ओके। अब दूसरी चीज हमने क्या बताई थी, इंडेंटेड की। तो इंडेंटेड की देखो, वो भी डाइकोटोमस की का ही दूसरा पार्ट है। सो दैट इज नाउ
इंडेंटेड की, इंडेंटेड की को यॉक्ड भी की कहते हैं, यॉक्ड की। इसमें क्या होता है, इंडेंट्स द लीड्स ऑफ कपलेट एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट मार्जिन। तो जो भी है या इंडेंट्स और लीड्स ऑफ कपलेट आर एट इक्वल मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट, दो नॉट टुगेदर, साथ में नहीं रहते हैं, कंट्रास्टिंग बिहेवियर, अलग अलग दूर दूर रहते हैं। सो दो नॉट टुगेदर, एक साथ नहीं रहेंगे, दूर दूर रहेंगे। जरा देखो कि मान लीजिए कि पहली चीज दी गई ए, दैट इज एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट, तो यहां बोल देगा एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट, और फिर एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट, वो थोड़ी दूर पे लिखेगा यहां पर, और स्पेस सेम रहेगा, एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट। अच्छा, एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट है तो फिर उसी में और क्वेश्चन पूछेगा, वो कहीं भेजेगा नहीं, वहीं पूछ लेगा, कहेगा कि इसी में अब स्पेस देगा यहाँ से, फिर यहाँ दैट इज विंग्स प्रेजेंट, और इसी में विंग्स प्रेजेंट हो गया एंड विंग्स एब्सेंट, बी बी विंग्स एब्सेंट, यानी ए का मतलब क्या है, प्रेजेंट एब्सेंट, ए एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट, एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट, बी विंग्स प्रेजेंट, विंग्स एब्सेंट। तो अगर मान लीजिए विंग्स प्रेजेंट पाए गए तो बैट, विंग्स एब्सेंट हैं तो कैट, इसको कहते हैं इंडेंटेड की, ये तुरंत आपको रिजल्ट तक पहुंचा देगा। अच्छा, ये सेम स्पेस पे है कपलेट, ये भी कपलेट तो सेम स्पेस पे हैं, जबकि इनकी स्पेसिंग बदल गई है, लेकिन ये कपलेट साथ साथ तो हैं। अब जरा देखो इसके आगे, अब वो फिर कहेगा अगर एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट है तो फिर आगे क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, डी लेग्स प्रेजेंट, और लेग्स प्रेजेंट हैं तो अब लेग्स प्रेजेंट के आगे नीचे, उसी के नीचे बी भी लिख देगा, लेग्स एब्सेंट। किसी चीज का जो दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर तो डबल लेटर से दिखा दिया जाता है। लेग्स प्रेजेंट में फिर आगे पूछ रहा है, सी कह रहा है अगर उसके लेग्स हैं तो क्या विंग्स प्रेजेंट हैं, तो एक्सटर्नल ईयर नहीं थे, पैर पाए गए, विंग्स नहीं पाया गया, तो वो क्या था, विंग्स प्रेजेंट, विंग्स पाया गया और लेग्स भी पाया गया, लेकिन एक्सटर्नल ईयर नहीं थे, तो क्या पाया गया, पीजन। और अगर विंग्स ना हो तो विंग्स का होना या ना होना सी और सी से दिखाया गया। बट ये भी जो कपलेट हैं वो इक्वी डिस्टेंस है, लेकिन डिस्प्लेस होते जा रहे हैं, आप देख रहे हैं लेफ्ट से डिस्प्लेस होते जा रहे हैं, तो दैट इज फ्रॉग। ये क्या चीज हो गई, दिस इज फ्रॉग। ओके, नाउ अब आगे देखो, बी क्या है, लेग्स एब्सेंट, तो अब इसके आगे फिर से क्वेश्चन पूछ रहा है, सी कंटेन गिल्स, क्या गिल्स हैं, और फिर सी डज नॉट कंटेन गिल्स, कंटेन नो गिल, कंटेन्स नो गिल, तो गिल हैं तो क्या हो जाएगा, फिश, और नहीं गिल है तो क्या हो जाएगा, स्नेक। तो इस तरीके से इसने हमें सारी चीज़ें बता दी, दैट इज बैट, कैट, पीजन, फ्रॉग, फिश, स्नेक, सारी चीज़ों के नाम बता दिए कि नहीं। सो ऑल द नेम्स हैव बीन गिवन, इस तरीके से है। नाउ
अब देखो, सो दीज आर द इंडेंटेड की और डाइकोटोमस की जिसके बारे में हमने पढ़ा। ओके, फर्दर तो इस चैप्टर में इतना ही है। अब हम इसकी एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं। नाउ वाई आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड। क्वेश्चन पूछा गया है कि why are living organism classified? So classification of living organism, grouping them in special categories which is based on observable characters. It is making the study easy and convenient. So classification makes the study of organism feasible, convenient and systematic. इतना काम करता है, ठीक है। सो by this we can know the characters of various organism. If we know the taxa of particular animal, all taxa of a particular animal, then we can know all the characters of that animal. If we know कि वो मैमल है कि उसमें क्या है, आगे फिर हम देखेंगे कार्निवोरा है कि वो कैनिडे है, तो मुझे सारी प्रॉपर्टी पता चल जाएगी। ऑल टैक्सा, टैक्सॉन होता है सिंगुलर और टैक्सा होता है प्लूरल। यदि हम किसी भी लाइफ फॉर्म के सभी कैटेगरी को जान जाते हैं, ऑल टैक्सा ऑफ एनी लाइफ फॉर्म, then we can get all properties of that life form. It also eliminates the necessity of studying 1.7 million organisms individually. It also eliminates the necessity की स्पेलिंग बताओ। नेसेसिटी ऑफ, ठीक है, एलिमिनेट्स द नेसेसिटी ऑफ स्टडीइंग 1.8 million organism individually, which is also not feasible. It also links various organisms in terms of evolution, so helpful in phylogeny. It also links various organism, ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म को लिंक भी करता है, ठीक है, और it links various organism and based on evolution and gives their phylogenetic relationships, gives their phylogenetic relationship
इट इन्वॉल्व्स जेनेटिक्स। इसमें अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो जेनेटिक्स का भी आजकल इन्वॉल्वमेंट हो गया है। सो इट इज़ हेल्पफुल इन लाइफ साइंस, इट इन्वॉल्व्स जेनेटिक्स। तो हमें बाद में पता चल जाएगा कि इसमें ये जीन है तो ये एंटीबायोटिक है, ये एंटीजन है, ये हमारे लिए काम का है, तो इससे निकाला जा सकता है, तो हम इससे कोई हम एंटीबायोटिक बना सकते हैं। सो जेनेटिक्स की पे बेस्ड है तो सारे रिकॉर्ड होते हैं जेनेटिक्स। सो इट इज़ यूजफुल फॉर लाइफ साइंस। हमारे जीवन को बचाने के लिए जिस साइंस की ज़रूरत होती है उसको कहते हैं लाइफ साइंस, तो उसके लिए वो यूज़फुल भी होता है। दैट्स वाई क्लासिफिकेशन इज़ इमैटीरियल, यानी इसको ये अपरिहार्य है, इसे रोका नहीं जा सकता, इसे करना ही पड़ेगा टू नो इट। वाई आर द क्लासिफिकेशन सिस्टम चेंजिंग एवरी नाउ एंड देन? सो एज वी डू नॉट नो all life forms and these are discovered on daily basis, as our knowledge expands, जैसे जैसे हमारा नॉलेज बढ़ता जाता है, we एक्सप्लोर मोर फंडामेंटल वे टू क्लासीफाई दैम। पहले हमने कहा था पानी में रहता है कि समुद्र में रहता है कि आकाश में उड़ता है कि ज़मीन में चलता है, नभचर, जलचर, थलचर, 3 तरीके से क्लासिफिकेशन किया। हमें मालूम ही नहीं था जेनेटिक्स होती भी है कुछ, बाद में हमने देखा नहीं फीचर्स पे करना चाहिए, फिर हमने देखा नहीं जीन पे करना चाहिए, तो हमारी नॉलेज बढ़ती गई, तभी तो हमने और फंडामेंटल तरीके से किया। आज हम जो जेनेटिक्स के बेसिस पे कर रहे हैं क्लासिफिकेशन, और पिछले क्लासिफिकेशन को छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि वी नो द जेनेटिक्स, हम जानते हैं बायोटेक्नोलॉजी, तभी तो कर पा रहे हैं। एज अवर नॉलेज एक्सपेंड्स, सो वी नो more fundamental similarities, ways to classify organism। तो जैसे जैसे हमारी नॉलेज बढ़ती जा रही है तो हम बदलते जा रहे हैं सिस्टम को, एंड विथ टाइम द ओल्डर क्लासिफिकेशन बिकम्स आउटडेटेड, एंड विथ टाइम older form of classification becomes outdated, as it does not cover all the features of newly discovered organism, moreover इवोल्यूशन, जो इवोल्यूशन हो रहा है, जो विकासवाद की प्रक्रिया है, इट इज़ ए नॉन स्टॉप प्रोसेस। इवोल्यूशन इज नॉन स्टॉप प्रोसेस which also जो leads the newer pattern of classification, which also leads to newer pattern of classification। For example, earlier we have subdivided life forms on the basis of their habitat. Earlier we have subdivided life forms on basis of habitat, that is
लिविंग ऑन लैंड, लिविंग इन एयर, ठीक है, या लिविंग इन एयर, या कह सकते हैं कि फ्लाइंग और लिविंग इन वाटर। which later on switched over to five kingdom system, which is based, which is mostly based on morphology and internal structure. Now there is a need of a new classification system which is purely based on genetics. Now there is a need of classification सिस्टम जिनका जीन एक जैसा है, उनको एक जगह रखो तो कितनी हेल्प होगी कि मनुष्य के जीन जैसा जिनका है उनको एक जगह रखो तो हमें अपने लाइफ साइंस में कितनी मदद मिलेगी. सो नीड ए क्लासिफिकेशन सिस्टम विच इज प्योरली बेस्ड ऑन जेनेटिक्स. बोलो बात समझ में आ गई कि हमें वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है बार बार बदलने की. नाउ थर्ड, what different criteria would you choose to classify people you meet often? So you choose to classify what different criteria. So that is when you often meet, so we will use criteria of their language, कि उनका लैंग्वेज क्या है, their habitat, वो रहते कहाँ है, पहाड़ों पे रहते हैं या प्लेस पर, their religion, रिलीजन पर भी हम लोग अपने हिसाब से बदल सकते हैं कि रिलीजन, ठीक है, their बॉडी कलर, इस तरीके से. These are the criteria which we will use to classify people. We will use criteria. Next point देखो, fourth question, what do we learn from identification of individuals and population? हम इंडिविजुअल एंड पॉपुलेशन से क्या सीखते हैं. आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड पॉपुलेशन is categorized into a species. So we, after identifying individual or people, individuals and population, categorize into various taxas. जब हमें ये पता चल जाएगा तब हम पता कर लेंगे कि वो कहाँ पर है. पहले हम क्लासिफिकेशन करते हैं, उसके बाद ही उसकी नेमिंग होती है. वेरियस टैक्सास, तो उनको अलग अलग स्पीसीज और जेनरा में रखते हैं. एंड जीनस एंड अलॉन्ग विद स्पीसीज हेल्प्स अस टू नो दैट हाउ क्लोज दे आर विद ईच अदर और हाउ डिस्टेंटली रिलेटेड. Genus and species helps us at a glance, तो सिर्फ देखने से ही पता चल जाएगा that how closely or remotely they are related to each other.
जैसे पैंथेरा लियो और पैंथेरा टिग्रिस, एग्जाम्पल के तौर पर पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस, ठीक है, हैव सर्टेन सिमिलैरिटीज एंड सर्टेन डिससिमिलैरिटीज, हैव सर्टेन similarities and certain similarities। तो यही पूछा गया है कि हम कैसे क्लासीफाई करेंगे। फर्स्ट वी आइडेंटिफाई देम, और फिर उसके बाद हम उनको जब आइडेंटिफाई कर लेंगे तो अलग अलग ग्रुप में रखेंगे, अलग अलग स्पीसीज में रखेंगे। जैसे कि सोलानम ट्यूबरसम और सोलानम मेलोंजीना, ये दोनों अलग अलग नेम हैं जो कि पोटैटो और ब्रिंजल के हैं। इस तरह से उनका भी हमने क्लासिफिकेशन किया। सो दैट इज सोलानम ट्यूबरसम, ये भी पोटैटो का नाम है जो कि याद रखना ही पड़ेगा। ट्यूबरोसम, इसको कहेंगे पोटैटो। एंड सोलानम मेलोंजीना, that is brinjal, have certain similarities and certain dissimilarities। ऐसे ये भी एग्जाम्पल दिया जा सकता है। नाउ एग्जाम्पल 5, क्वेश्चन नंबर 5, गिवन बिलो इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिटर्न नेम। तो उसमें वो दिया है मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा इंडिका। इसमें आपको क्या गलती लगती है? ये मैंगो है, बताओ। हाँ ठीक है। सो करेक्ट नेम इज मैग्नीफेरा इंडिका। अगर इटैलिक्स में लिखोगे तो अंडरलाइन नहीं करना है, और नहीं तो करना है। तो बुक में इटैलिक्स में लिखा है, इसलिए बुक ने अंडरलाइन नहीं किया। लिखा है कि नहीं? तिरछा करके लिखा है कि नहीं? सो व्हेन इट इज रिटन, अगर मान लो इटैलिक्स में लिखा है तो फिर अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है। नाउ अब देखिए, नाउ define a taxon, give some example of taxon at different hierarchical level। so taxon is a unit of classification। taxon क्या है? is unit or category of classification। ये है which represent a particular category with distinct biological identity, which represent a distinct biological entity, distinct biological information ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर कोई कार्निवोरा है तो बिल्कुल उसकी डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है कि वो मीट खाता है। और फिर कार्निवोरा में वो मार के खाता है कि कैसे खाता है वो अलग बात है, लेकिन ये तो बता ही देता है कार्निवोरा है तो क्या करता है। ठीक है। देयर आर वेरियस टैक्सॉन अंडर वर्टिकल डिवीजन, देयर आर वेरियस टैक्सा इन वर्टिकल डिवीजन, जिसके बारे में हमने आपको सब कुछ बता दिया है कि इनका जो वर्टिकल डिवीज़न है किस तरीके से किया गया है। ठीक है। सो अगर हम देखना चाहें
तो उसमें आपको सिर्फ यही लिखना है कि जो वर्टिकल डिवीजन है वो किस तरीके से है। अगर हम मान लीजिए बात लेते हैं पैंथेरा लियो की, तो पैंथेरा लियो के लिए आप क्या लिखें, फॉर एग्जाम्पल फॉर पैंथेरा लियो, पैंथेरा लियो इसका किंगडम क्या है, एनिमेलिया। सो के पीकॉक फाइलम क्या है, कॉर्डाटा। फिर के पीकॉक क्लास क्या है, तो उसके बाद मैमेलिया। ऑर्डर क्या है, तो मैमेलिया के बाद ये कार्निवोरा। फिर कॉफ फैमिली क्या है, सो अगर कार्निवोरा में फैलिडे आ गई, फैलिडे का मतलब है कैट फैमिली। मीट ईटिंग, केयरिंग फॉर बेबीज, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, ठीक है, लोकोमोशन पॉसिबल, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इन विच लोकोमोशन पॉसिबल। फैमिली आ गई। अब फैमिली के बाद केपी कॉफ जीएस जीनस, सो जीनस हो गया पैंथेरा, ठीक है। सो इट इज ये प्रीडेटर हैं, मार के खाते हैं। और फिर लियो, ये एक है स्पेसिफिक एपिथेट, सॉरी अब यहाँ लिखो स्पेसिफिक एपिथेट, इधर लिखो तो फिर वो हो जाएगा लियो, या स्पीसीज लिख दो। लियो ये चीज़ है। अब लियो के अपने कुछ फीचर्स हैं, उसके बेसिस पे उसे लियो कहा जा सकता है। तो ये जो कैटेगरी है ये ऊपर की तरफ जा रही है, ये कैटेगरी अपवर्ड है, दैट इज टैक्सा, टैक्सा अपवर्ड जा रहा है। इतनी बात समझ में आ गई कि ये एग्जाम्पल में दे देना कि टैक्सॉन क्या होता है। कैन यू आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। सो 7th क्वेश्चन देखो, बुक है, बुक खोलो जरा। आप मतलब बड़ा होता जा रहा है क्या, स्पीसीज ऑर्डर, क्या स्पीसीज से बड़ा ऑर्डर होता है, ऑर्डर से बड़ा फाइलम, फिर किंगडम होता है, ये बात सही है? बताओ। ये सही है। सो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, करेक्ट सीक्वेंस। सीक्वेंस में मिस नहीं करना है कह रहा है, तो यानी स्पीसीज, जीनस, लेकिन मिस तो हो ही रही हैं चीज़ें, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर। तो इसमें क्या दिया हुआ है, आपको क्या ठीक लगता है? जीनस के बाद स्पीसीज तो नहीं होगा, सेकंड वाला गलत है। और बाकी स्पीसीज, जीनस, ऑर्डर, फाइलम, पहला और तीसरा ठीक लग रहा है। सो फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट, क्योंकि बीच वाले में उल्टा लिखा गया है। सो फर्स्ट एंड थर्ड आर इन करेक्ट ऑर्डर, क्योंकि चार चीज़ें हैं वो सीरियली तो नहीं, वो किंगडम तक पहुंचा रही हैं। और नीचे वाले में केपी कॉफ के हिसाब से, जीएस के हिसाब से नहीं चल रहा, फैमिली मिसिंग है। सो इसमें कुछ ना कुछ तो करेक्ट है ही है। तो बस वो लोअर से हायर ऑर्डर तक हमें देखना है। बोलो, बात समझ में आ गई? ओके, नाउ 8th, try to collect all the currently accepted meaning for the word species. Discuss with your teacher the meaningful
मीनिंग्स ऑफ स्पीसीज इन केस ऑफ हायर प्लांट्स एंड एनिमल ऑन वन हैंड एंड बैक्टीरिया ऑन अदर हैंड। तो स्पीसीज का प्लांट्स में क्या मतलब है कि हम कहें कि प्लांट्स में एक स्पीसीज है मैग्नीफेरा इंडिका, एक मैंगो एक स्पीसीज है, और बैक्टीरिया में क्या या मोनेरंस में क्या है, मोनेरा में तो टोटल 5 डिवीजन ही है, तो वहाँ तो बहुत प्रिमिटिव है, वहाँ स्पीसीज़ का कोई ख़ास मतलब ही नहीं है। लेकिन यहाँ तो एनिमेली और प्लांटे में न जाने लाखों स्पीसीज़ हैं। तो इस तरीके से पूछ रहा है कि प्लांटे और बैक्टीरिया में स्पीसीज़ के क्या क्या अंतर हैं, दोनों में क्या फ़र्क है। सो स्पीसीज़ इज़ ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल group of individual with fundamental similarities जिनमें एक जैसी सिमिलरिटीज हो। दे मेट विद ईच अदर टू प्रोड्यूस यंग वंस, दे मेट टू रिप्रोड्यूस। ऐसा होता है किसी में। एंड टू पर individuals of two distinct species have distinct morphological differences. Individuals of two distinct species have distinct morphological differences एंड बिहेवियर, उनके बिहेवियर में भी अलग अलग है कि जिससे उनमें मेटिंग ना हो। मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस भी अलग है, अलग अलग बिहेवियर भी है, एंड दे डू नॉट लिव इन सेम ग्रुप, वो साथ साथ नहीं रहते। ये सारी चीज़ है। इन केस ऑफ हायर प्लांट्स एंड एनिमल, इन केस ऑफ हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, वन जीनस में हैव मोर देन वन स्पीसीज, वन जीनस may have more than one species या स्पेशल एपिथेट, ऐसा होता है, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्दुस, लेपर्ड, पैंथेरा टिग्रिस। सो अलग अलग होते हैं, लायन, लेपर्ड तेंदुआ और टिग्रिस टाइगर, ये है ऐसे। बट बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज। बट और उसमें भी जो यू बैक्टीरिया हैं वो बहुत हार्श कंडीशन में रहने वाले बहुत पुराने बैक्टीरिया हैं, और नॉर्मल कंडीशन में जो रहने वाले हैं वो नॉर्मल बैक्टीरिया हैं। सो बट बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर, उनमें ज़्यादा स्पीसीज नहीं लिखी गई, बस ऐसे ग्रुपिंग कर दी गई। किंगडम के बाद 4 ग्रुप, अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप, सिर्फ उनके शेप के बेस पर, बेस्ड ऑन देयर शेप, उनका शेप कैसा है, कि मान लो वो राउंड हैं कि स्फेरिकल हैं, स्फेरिकल हो गए, कोकस लंबाई में स्ट्रेप्टोकोकस हो गए जो हमारे दांतों में पाए जाते हैं, रॉड शेप्ड हो गए, इस तरीके से कॉमा शेप्ड हो गए, या कॉमा शेप्ड के अलावा
स्पाइरल शेप्ड भी होते हैं और स्पाइरल शेप्ड। तो बैक्टीरिया में शेप के बेसिस पर डिवीजन है, जबकि हमें मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस के और इंटरनल स्ट्रक्चर के बेसिस पर है। एंड स्पाइरल शेप्ड सच डिवीजन या कैटेगराइजेशन इज वेरी प्रिमिटिव। कैटेगराइजेशन इज प्रिमिटिव, ठीक है। इट इज नॉट बेस्ड ऑन इंटरनल स्ट्रक्चर। जेनेटिक्स और इंटरनल स्ट्रक्चर। एंड also they do not give us a hint of phylogeny कि कौन बैक्टीरिया पहले हुआ होगा कौन बाद में। अब रॉड से स्पाइरल से कर दोगे तो कहाँ कोई पता लगा पाएगा कि कौन पहले हुआ है कौन बाद में। बोलो बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इतना ही रखिए आज के लिए, इसके आगे अगली क्लास में बताया जाएगा। थैंक यू।